हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ थॉट ऑफ द डे, दैट इज नेवर ड्रीम अबाउट सक्सेस बट ऑलवेज वर्क फॉर इट। यानी कि सफलता के केवल सपने मत देखो कि अरे मैं तो इतने लाखों रुपए कमाऊंगा, मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरे को ये आ जाएगा, मेरे पास ये होगा। सपने मत देखो, ख्याली पुलाव मत बनाओ, उसके लिए मेहनत करो। आपको पता है आपको सफल होना है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको मैथ्स, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह पे ऊपर आपको जीके के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप पढ़ो, उसके रूल्स पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, बेसिक से पढ़ो, है ना। मैथ्स वीक है तो उसके रूल्स पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, बेसिक से पढ़ो। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी हर दिन। ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन मेहनत करी और फिर सपने देख रहे हैं कि मैंने एसएससी का क्वालिफाई कर लिया हो एग्जाम, ऐसे नहीं होगा। कंसिस्टेंटली आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सपने देखने की बजाय हर दिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जो हार्डवर्क रिक्वायर्ड है वो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद our reading comprehension and practice exercise for SSC CGL 2024. Findings from the genome sequencing must be shared widely. फाइंडिंग्स मतलब जो भी हमने पाया है, जो भी हमारे सामने आया है, डिस्कवरीज हुई हैं। किससे? जीनोम। जीनोम क्या है? जीनोम सीक्वेंसिंग बेसिकली हमारे डीएनए के सैम्पलिंग होती है। इंसान, ह्यूमन बॉडीज के अंदर डीएनए होता है, हम लोगों का अपना अपना सबका डीएनए है। तभी मेरे फादर का जो डीएनए है उसके कुछ सीक्वेंस मेरे अंदर भी होंगे और मुझे अगर मेरे को प्रूफ करना है कि यही मेरे फादर है तो वो डीएनए मैच किया जाता है। और कहीं नहीं सुना होगा तो डीएनए मैच करने के नाम पे तो सुना ही होगा कि इनका डीएनए मैच नहीं हो रहा, राइट, मूवीज वगैरह में। तो जीनोम क्या होता है? डीएनए स्ट्रक्चर की स्टडी। जीनोम सीक्वेंसिंग जो है डीएनए स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। उसमें डीएनए जो है इस फॉर्म में होता है, ठीक है। दो अलग अलग स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो इस फॉर्म में चले होते हैं। इसके अंदर अलग अलग डिविजन्स होते हैं, आगे फर्दर सब डिवाइडेड होता है। तो कोई आपके सेक्स को डिटरमाइन करने वाला डीएनए होगा, कोई आपके माइंड को डिटरमाइन करने वाला, कोई आपकी बीमारी को डिटरमाइन करने वाला। तो बहुत सारे अलग अलग डीएनए होते हैं। तो हमने जो भी अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग से पाया है उसको हमें मस्ट बी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शेयर्ड मतलब दुनिया भर से लोगों से, सबके साथ में शेयर करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, मैंने बल्ब का इजाद किया, अगर मैं वो बल्ब की डेवलपमेंट, इनोवेशन अपने तक सीमित रखती तो दुनिया को रोशनी नहीं मिलती। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, इन सब लोगों ने जो भी डिस्कवरीज करी, जो भी चीजें पाई, वो उन्होंने आगे लोगों तक पहुंचाई। तभी आज हम लोग उन लोगों की डिस्कवरीज का फायदा उठा पा रहे हैं। हम लोग आज रॉकेट साइंस डेवलप कर चुके हैं, मार्स तक पहुंच चुके हैं। सन को स्टडी करने के लिए उसके ऑर्बिटर में हमने स्पेसशिप्स भेज दिए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही तभी है जब हमने शेयरिंग करी है, राइट। द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान का जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट था। अ प्रोजेक्ट फंडेड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक ऐसा प्रोजेक्ट, अब ये जो डबल कोट्स के अंदर, डबल कॉमास के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इस प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इस सब्जेक्ट, द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट का वर्ब नहीं है, ठीक है। ये वर्ब नहीं है, ये उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, राइट। अ प्रोजेक्ट फंडेड, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको फंड्स दिए गए, एंड कोऑर्डिनेटेड और संचालित किया गया, किसके द्वारा? बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संचालक कौन था? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थी, ठीक है। अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा करी, किसने? जीनोम इंडिया। तो ये हमारा है सब्जेक्ट और ये रहा हमारा वर्ब, ठीक है। इन्होंने घोषणा करी दैट इट हैड फिनिश्ड सीक्वेंसिंग 10,000 इंडियन जीनोम्स। इन्होंने घोषणा करी कि हमने खत्म कर दिया है। क्या खत्म कर दिया? कुछ कार्य था इनका। क्या कार्य था? इन्होंने 10,000 इंडियन जीनोम्स, इंडियन डीएनए की सीक्वेंसिंग करके खत्म कर दी, ठीक है। इनके पास शायद हो सकता है 10,000 का ही सैम्पलिंग डेटा हो। सैम्पलिंग मतलब होता है हम
पूरे जैसे मान लो हमारे देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है, ठीक है, तो हम उन 1 करोड़ के 1 करोड़ लोगों का डीएनए नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे डीएनए और मेरे फादर के डीएनए और उनके फादर के डीएनए हम सब में सैम्पलिंग सेम चल रही होगी, ठीक है, वो सेम कुछ डीएनए होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे, राइट। तो सबका डीएनए नहीं लिया, सैंपल के लिए शायद हो सकता है महाराष्ट्र से 4 ले लिए, मध्य प्रदेश से 2 ले लिए, कहीं से 5-6 ले लिए, ऐसे करके उठा के 10,000 लोगों का डीएनए लिया और उसकी सैंपलिंग की गई और उसमें उनने बोला कि हमने 10,000 लोगों के इंडियन जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली है। दिस मीन्स दैट द कंप्लीट जीनोम्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा जीनोम है, द डेटा ब्लूप्रिंट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द एंड मेंटेन्स ह्यूमन बॉडीज। अब जीनोम क्या है, ये जीनोम की डेफिनेशन है, वो डीएनए ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मतलब नक्शा, नक्शा होता है ब्लूप्रिंट, ठीक है, आपके मकान का नक्शा होता है, तो वो एक काइंड ऑफ नक्शा है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट्स, जिसके अंदर होता है, जो बनता है, किससे बनता है, एंड मेंटेन्स ह्यूमन बॉडीज, जो इंसान कॉन्स्टिट्यूट्स मतलब बनाता है, यहाँ पे बोल रहे हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट्स क्या बनाता है, एंड मेंटेन्स ह्यूमन बॉडीज को बनाता है और उनको बनाए रखता है। From 10,000 individuals were analyzed to create a reference. Again, जो हमारा सब्जेक्ट है, दिस मीन्स दैट द कंप्लीट जीनोम, इसका सब्जेक्ट का यहाँ पे वर्ब कहाँ आ रहा है, फ्रॉम 10,000, 10,000 इंडिविजुअल्स में से लिया गया ये जो हमारा जीनोम था, कंप्लीट था, वर एनालाइज्ड, ये एनालाइज किए गए, इनको जांचा गया, टू क्रिएट अ रेफरेंस, जिसके जरिए हम एक रेफरेंस बना सकें। अब रेफरेंस बनाना क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारी रेफरेंस बुक्स होती हैं, क्या मतलब होता है उसमें, उसमें हमारे कंसेप्ट को इन डिटेल दिया जाता है। अब सपोज करो जब हम कोई भी मैप बनाते हैं तो हम उसमें मेंशन कर देते हैं कि ये ट्रायंगल का मतलब है माउंटेन, इस तरीके की लाइन का मतलब है मेजर बाउंड्री, इस तरीके की ब्रोकन लाइंस का मतलब है जो कन्फ्लिक्टेड बाउंड्री, तो वो कर देते हैं। फिर हम मैप में जगह जगह बार बार ये थोड़ी लिखेंगे कि ये ट्रायंगल का मतलब है माउंटेन, इसका मतलब है, वो हमने नीचे जो एक रेफरेंस के लिए सेक्शन बनाया, कॉलम बनाया, उसमें लिख दिया। अब हम जगह जगह पे यहाँ पे माउंटेन है ऐसे ही बनाएंगे, हम उसके आगे कुछ लिखेंगे नहीं, बिकॉज हमें पता है कि इसका मतलब है माउंटेन, राइट। तो वो होता है, यहाँ पे हमने इन डेटास को एनालाइज किया, जांचा, जिसके जरिए हमने एक रेफरेंस बना लिया, किसका, इंडियन ह्यूमन जीनोम का, हिंदुस्तान के लोगों का इंसानी जीनोम का हमने रेफरेंस डेटा तैयार कर लिया। इंडिया फर्स्ट सीक्वेंस्ड अ ह्यूमन जीनोम इन 2006, पहली दफा हिंदुस्तान में एक ह्यूमन जीनोम 2006 में सीक्वेंस किया गया था। In a way, the latest enterprise would be akin to, akin to का मतलब होता है समकक्ष, equal to। तो एक तरीके से ये जो लेटेस्ट अभी इनिशिएटिव आया है, लेटेस्ट जो यहाँ पे हमने कुछ हासिल कर पाए हैं, जीनोम डिस्कवर कर पाए हैं या उनका डेटा तैयार कर पाए हैं, ये इक्वल होगा किसके, टू द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट एवर डिटेल्ड मैप ऑफ इंडिया। आप ये मान लो कि ये ऐसा ही है जैसा कि हमने पहली दफा हिंदुस्तान का डिटेल्ड मैप बनाया हो, वैसा ही है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने ह्यूमन बॉडी का एक मैप तैयार कर लिया है, जो मैंने पहले बताया नक्शा, ब्लूप्रिंट, तो हमने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है ह्यूमन बॉडी का। अगर आपके ए डीएनए में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स अगर आपके ए डीएनए में कुछ डिफॉर्मेशन आ रही हैं, कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में शायद लिवर में प्रॉब्लम होगी। ए मींस लिवर, बी मींस हो सकता है, बी जो डीएनए है वो कनेक्टेड होता है किडनी से, ऐसा मान लो, ठीक है, सपोज करो। तो हमें पता है कि अब हम क्या कर पाएंगे, हम मेडिसिन जो है ना, पर्सन स्पेसिफिक मेडिसिन बना पाएंगे, जिसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड मेडिसिन बना पाएंगे, कि हमें पता है कि इस व्यक्ति के बी जो जीन है, डीएनए है, उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए इसको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसके बी डीएनए को ठीक करने की, रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे, राइट। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहली दफा हमने हिंदुस्तान का डिटेल्ड मैप बनाया हो, विद ऑल पॉलिटिकल यूनिट्स, जिसमें सभी पॉलिटिकल यूनिट शामिल हों, की ज्योग्राफिकल एंड टोपोग्राफिकल फीचर शामिल हों, एज अपोज टू अ वर्ल्ड मैप प्रिपेयर्ड एल्सवेयर, जो कि बिल्कुल अलग होगा, किसके,
किसके विपरीत होगा? जो एक वर्ल्ड मैप है। अब जब आप वर्ल्ड मैप बनाते हो तो उसमें हिंदुस्तान ऐसे छोटा सा आता है, तो हम इसके अंदर बता थोड़ी पाते हैं कि ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हमारा उड़ीसा है, यहाँ पे गुजरात है। ऐसी डिटेलिंग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान खुद ही वर्ल्ड मैप में छोटा सा हिस्सा है। लेकिन उसी के विपरीत अगर हमने हिंदुस्तान का डिटेल्ड मैप बनाना हो तो हम वो किसी भी तरह से बना सकते हैं। चाहे हम स्टेट्स मेंशन करके उनमें कहां कहां से कौन सी पार्टीज प्रमुख भूमिका निभाती हैं ये बता सकें, चाहे हम उनमें ये बता सकें कि किस एरिया का क्या ज्योग्राफिकल फीचर है, या हिंदुस्तान का पूरा ज्योग्राफिकल फीचर हम उसमें डिस्क्राइब कर सके, टोपोग्राफिकल फीचर उसमें डिस्क्राइब कर सके, जो कि वर्ल्ड मैप के रेफरेंस में बिल्कुल विपरीत होगा, वर्ल्ड मैप से बिल्कुल उलट होगा। With India just one of several countries and devoid of granular details, जिसके अंदर किसके अंदर वर्ल्ड मैप, जिसके अंदर वर्ल्ड मैप के अंदर हिंदुस्तान बहुत सारी कंट्रीज में से एक कंट्री है, वन ऑफ सेवरल कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में से एक कंट्री है, एंड डिवॉइड ऑफ, और उसकी ग्रैनुलर मतलब बारीक डिटेल्स उसमें नहीं होंगी। डिवॉइड मतलब कमी होगी, उससे वो वंचित होंगी। तो किससे वंचित होगी? बारीक डिटेल से। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा मेजर रिवर, जैसे हिंदुस्तान में जो गंगा रिवर है वो मेजर रिवर है, तो उसके आप डिटेल बना पाएंगे शायद, हो सकता है, या फिर माउंट एवरेस्ट की रेंज है वो मेजर रेंज है वो बता पाएंगे। लेकिन आप बारीक डिटेल नहीं बना पाएंगे कि माउंट एवरेस्ट के अलावा और कौन कौन सी माउंटेन श्रृंखलाएं कहाँ कहाँ पर है, वो नहीं बता पाएंगे आप वर्ल्ड मैप के अंदर हिंदुस्तान की अगर आपको डिटेल देनी होगी, राइट। और 10,000 individuals representative of a country of over a billion, बोल रहे हैं कि क्या 10,000 लोग, 10,000 व्यक्ति, इंडिविजुअल्स मतलब पर्सन, इंडिविजुअल लोग, व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब दूत, वो हमारे प्रतिनिधित्व हो सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं एक ऐसे देश का जिसकी पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज्यादा है। श्योरली नॉट, जाहिर तौर पे नहीं, नाकाफी है ये डेटा, बट फॉर नाउ, लेकिन अभी के लिए इट इज द बेस्ट देयर इज, ये बेस्ट है जो अभी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, उससे बेहतर है कि आप ट्यूशंस पढ़ा के 2-3 हजार रुपए कमा रहे हैं, बेहतर है, राइट। तो बोल रहे हैं कि अभी के लिए यही बेहतर है जो हमारे पास है, एंड फॉर्म्स अ वाइटल टेम्पलेट, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, और ये बहुत महत्वपूर्ण एक टेम्पलेट, एक ढांचा बनाता है, the basis on which many more insights can be prized, जिसके ऊपर निर्भर करके हम और बहुत सारी इंसाइट्स मतलब जानकारियां, अंडरस्टैंडिंग हम ला सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं, निकाल सकते हैं। प्राइज्ड मतलब निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। The most immediate application is in combating disease, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी इमीडिएट मतलब सबसे एकदम अभी तुरंत जो निकल कर आएगी, जो हमारे पास अब हमने जीनोम निकाल लिया, जीनोम डेटा कर लिया, इसका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा, इमीडिएट जो हमारा इसका फायदा होगा, एप्लीकेशन होगा, यूज होगा, वो होगा कॉम्बैटिंग। कॉम्बैटिंग मतलब मुकाबला करना, किससे मुकाबला करना? डिजीज, बीमारियों से मुकाबला करना। इन 2009 में जेनेटिसिस्ट मतलब वो लोग जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो जेनेटिक्स की फील्ड की स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, वो जो जेनेटिसिस्ट हैं इंडिया में, एज पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इन्होंने एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का हिस्सा बने, डिस्कवर्ड दैट एन एब्रेशन इन द प्रोटीन, एब्रेशन मतलब कुछ विकलांगता, कुछ जो अलग है, जो नॉर्मल चीज होता है उससे विपरीत, ठीक है, एब्रेशन इन अ प्रोटीन, एक प्रोटीन था हमारे जीन्स के अंदर, उसमें हमने एब्रेशन पाया, उसमें हमने डिफॉर्मिटी पाई, एबनॉर्मलिटी पाई, ठीक है, और उस प्रोटीन का नाम क्या था? MYBPC3, ये उसका नाम था, और उसका फुल फॉर्म बताया है कार्डियक मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन C, ये इसका फुल फॉर्म है। was correlated with a high risk of heart failure, उनने पता लगाया 2009 में, हमारे इंडिया के जो जेनेटिसिस्ट हैं उन्होंने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तहत ये फाइंड आउट किया कि एक प्रोटीन है MYBPC3, इसके अंदर कुछ डेविएशन देखने मिल रहे हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटी देखने मिल रही है, और जो एबनॉर्मेलिटी डायरेक्टली रिलेटेड है हाई रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर्स, जिसकी वजह से हमारे देश में शायद अब लोगों को हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ रही हैं, वो इसी प्रोटीन की वजह से है।
This genetic variant was present in approximately 4% of those of Indian ancestry. अब ये आगे एक और चीज सामने आई, एक और फैक्ट उसी रिसर्च में पता चला कि ये जो जीन वेरिएंट है, ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन की डिफॉर्मिटी है, ये लगभग हमारे जो पूर्वज थे उनमें से 4% लोगों के अंदर ये प्रेजेंट था. ठीक है. अब पूर्वजों के जो जीन्स हैं वो आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं. तभी हम बोलते हैं कि यार उनके फैमिली में तो शुगर हेरिडिटरी है. हेरिडिटरी मतलब उनके खानदान में चली आ रही है, उनकी पूरी लिनेज में चली आ रही है. हो सकता है दादा को थी, फिर आगे बेटे को हुई, फिर उनके बेटे को हुई, फिर आगे उनके बेटे को हुई. तो हेरिडिटरी मतलब खानदानी. तो खानदानी कैसे हुआ? क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर्स के जीन्स में आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. अ हायर देन एक्सपेक्टेड नंबर गिवन दैट दिस प्रॉब्लमैटिक वेरिएंट इज रेयर. और जो कि हमारे अनुमान से बहुत बड़ा, ये 4% का जो हम अब देखने बोलेंगे कि 100 में से 4% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमने अनुमान नहीं लगाया था 4% का, हमने इससे कम का अनुमान लगाया था. तो हमारे अनुमान से बहुत ज्यादा है. क्योंकि और जो कि गिवन दैट, ये देखते हुए कि ये जो प्रॉब्लमैटिक वेरिएंट है बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है, बट स्टिल 4% हमारे एंसेस्टर्स में था ये. तो ये बहुत शॉकिंग एक डिस्कवरी उन्होंने फाइंड आउट करी. India has close to 4,500 population groups. अब 4,500 population groups का मतलब क्या? हमारी population तो 1 बिलियन 1 करोड़ से भी ज्यादा है. ठीक है. लेकिन 4,500 population group का मतलब हुआ कि उनको इन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है. 4,500 ग्रुप्स में हमने 1 करोड़ की आबादी को, उससे भी ज्यादा की आबादी को डिवाइड कर दिया है. वो हो सकता है जीन्स के बेसिस पे, डीएनए के बेसिस पे, गोत्र के बेसिस पे, हमारे जो बोलते हैं एंसेस्टर्स के बेसिस पे. तो उस बेसिस पे इन ग्रुप्स में डिवाइड किया है. एंड द सब कॉन्टिनेंट्स हिस्ट्री ऑफ बीइंग ऑर्डर्ड अलोंग कास्ट लाइंस. और हमारे सब कॉन्टिनेंट, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है. सब कॉन्टिनेंट मतलब बड़े कॉन्टिनेंट का हिस्सा है. कौन सा बड़ा कॉन्टिनेंट का हिस्सा है इंडिया? एशिया. एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसका हिस्सा है इंडिया. तो इंडिया जो है, इसका इतिहास रहा है कि हम बीइंग ऑर्डर्ड अलोंग का मतलब होता है कि हम अपनी कास्ट लाइंस के अंदर ही शादियां करते हैं, हम अपनी कास्ट लाइंस के अंदर ही बने हुए हैं थ्रू एंडोगैमी. एंडोगैमी का मतलब होता है कि हम अपनी कास्ट से हटके दूसरी कास्ट में शादी नहीं करते हैं. इम्प्लाइज दैट रेयर जेनेटिक वेरिएंट्स, इसका मतलब ये होता है कि जो दुर्लभ जेनेटिक वेरिएंट्स हैं, मेनी हार्मफुल, जिनमें से बहुत सारे हार्मफुल हैं, that ordinarily through the course of evolution ought to have died out, जो कि आमतौर पे एवोल्यूशन के जरिए अब तक खत्म हो जाने चाहिए थे, persist, वो अभी भी बने हुए हैं. हमारी इंसानी बेवकूफियों की वजह से ना हमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी हुई है. अभी आपने रिसेंटली कुछ रिसर्च पढ़ी होंगी और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, केरला हाई कोर्ट के, तमिलनाडु, यहाँ के कुछ फैसले आपने सुने होंगे जिसमें उन्होंने कजन मैरिजेस को बंद करने की रिक्वेस्ट करी थी, या कजन मैरिजेस को बंद करवाने की. एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ से 15-20 दिन बाद डिवोर्स ले लिया क्योंकि उसको पता चला कि ये मेरी कजन है, और बिकॉज हम कजन्स हैं तो हमारे बीच में जो जीन्स हैं उनमें डिफॉर्मिटी है, तो वो आगे फॉरवर्ड होएगी और बढ़ सकती है. राइट. तो उन्हें डिवोर्स ले लिया. और फिर पारसी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में, और केरला और साउथ इंडियन जो हमारे स्टेट्स हैं, यहाँ पे जहाँ पे कजन मैरिजेस होती है, वहाँ पे हमने ये चीज़ बहुत रिसर्च में फाइंड आउट करी है कि जो जीन्स, डिफॉर्म्ड जीन्स हैं, वो आगे चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन हमारे जो लिनेज है उसमें कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और उनका जो असर, जो कि 2 अलग अलग लोगों की मैरिजेस, जैसे कि एक सपोज करो कोई ए कास्ट से बिलोंग करता है बी कास्ट से, या ए गोत्र से बी गोत्र से बिलोंग करता है, तो उनकी अगर आपस में मैरिज होती है तो इसमें सपोज करो एक्स डीएनए में फॉल्ट था और इसका एक्स डीएनए बिल्कुल सही सलामत था, और इसके वाई डीएनए में फॉल्ट था और इसका वाई डीएनए बिल्कुल सही सलामत था. तो अब बच्चे जब होंगे तो वो क्या करेंगे, इसकी डिफॉर्मिटी को इससे रिप्लेस कर देंगे और इसकी जो डिफॉर्मिटी है उसको इससे रिप्लेस कर देंगे, तो बच्चे में वो डिफॉर्मिटी नहीं आएगी. लेकिन अगर दोनों के ही एक्स डीएनए में प्रॉब्लम है, ए और बी दोनों के ही एक्स डीएनए में प्रॉब्लम है, तो ये डिफॉर्मिटी आगे सुधरेगी नहीं, आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, आगे बढ़ेगी, तो बच्चों में भी वो डिफॉर्मिटी आएगी.
ठीक है। तो एवोल्यूशन का मतलब, एवोल्यूशन का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि हम अपने आप को इवॉल्व करते हैं, विकास करते हैं, लेकिन जब हम अपनी रूढ़िवादी सोच के जरिए से अपने विकास के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, हम अपने जीन्स को चेंज नहीं करना चाहेंगे, हम बेहतर जीन्स के साथ में मैचअप नहीं करना चाहेंगे अपने कास्ट, क्रीड, कलर कॉन्शियसनेस के जरिए, तो हमारे अंदर वो जो हार्मफुल वेरिएंट्स हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के, वो परसिस्ट करेंगे, जिनको माना जा रहा था कि अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे एवोल्यूशन की मदद से। When the Human Genome Project published its reference Human Genome in 2003, जब ये Human Genome Project जो है हिंदुस्तान का, इसको पब्लिश किया गया था, इसका रेफरेंस पब्लिश किया गया था ह्यूमन जीनोम इन 2003 में एट अ कॉस्ट ऑफ नियरली $3 बिलियन। इसकी तब लागत कितनी आई थी जब इसको जांचा गया था, इसको लागू किया गया था, इसके अंदर जांच पड़ताल शुरू की गई थी, तो इसकी लागत आई थी $3 बिलियन। इट रेंज विद ब्रेव न्यू वर्ल्ड प्रॉमिस ऑफ ह्यूमैनिटी हैविंग फाइनली डिकोडेड द सीक्रेट्स ऑफ द जीनोम। अब इसका जो एक रेंज है वो इस बात की थी कि हम एक प्रॉमिस दे रहे थे कि हम एक नया दुनिया, बहुत ब्रेव दुनिया लेकर आने वाले हैं इंसानियत के लिए। अब और कहा जा रहा था कि फाइनली हमने जीनोम के जितने भी सीक्रेट्स हैं उनको डिकोड कर लिया है, उनको समझ लिया है, मैपिंग एवरी ऑरिजिन, और हमने हर जो गलत, फॉल्टी, रॉन्ग, डिफॉर्म जीन है उसको किसी ना किसी जिस डिजीज से वो लिंक्ड है, हमने वो लिंक फाइंड आउट कर लिया है। एंड अ फ्यूचर ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, और हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का फ्यूचर है, यानी कि मुझे अगर जीन ए में प्रॉब्लम है तो मैं ए जीन के लिए ही दवाई लूंगा, मेरे लिए अलग से ए जीन के लिए दवाई बनाई जाएगी, और जिस व्यक्ति को बी जीन में प्रॉब्लम है उसके लिए बी जीन की दवाई बनाई जाएगी। ये नहीं कि एक ही हम उठा के एंटीबायोटिक सबको पकड़ा रहे हैं, एक ही पैरासिटामोल सबको पकड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। Much of Genome India's sales pitch reflects similar promises, जो कि हमारी जीनोम इंडिया की जो सेल्स पिच थी, सेल्स पिच मतलब जब हम दूसरे को, किसी को बेचते हैं कुछ चीज, ठीक है, मेरे पास में जैसे सपोज करो मेरे पास में एक पेन है, मैंने आपको बेचना है, तो मैं आपको बताऊंगी इस पेन के फायदे क्या क्या है। हो सकता है कि इसमें कुछ कॉन्स हो सकता है इसका कुछ नुकसान हो, लेकिन वो आपने देखा है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर लेटर डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग, और जो कुछ भी है ना वो बिल्कुल फास्ट बोला जाता है या बिल्कुल शॉर्ट में लिखा, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। तो सेल्स पिच मतलब जो आपको उसकी अच्छाइयां बताई जा रही हैं। तो जब जीनोम इंडिया की सेल्स पिच दी रही थी उसमें भी इसी तरीके के वादे किए गए थे। However, the subsequent decades have tempered such expectations. लेकिन आने वाली जो दशकें थी, आने वाले जो 10-10 साल का जो समय था, उसमें टेम्पर्ड मतलब कम होता गया। क्या कम होता गया? ये जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी जीनोम की स्टडी से कि हम ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, तो वो कम होती गई एक्सपेक्टेशंस। फॉर वन, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डिजीज इज मोनोजेनिक। जैसे कि उदाहरण बता रहे हैं कि केवल कुछ ही डिजीजेस हैं, कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ डिजीजेस हैं जो मोनोजेनिक हैं, जो एक सिंगल जीन की डिफॉर्मिटी से होते हैं, डिटरमाइंड बाय सिंगल जीन। मोनोजेनिक मतलब एक सिंगल जीन से होते हैं। डिस्पाइट एडवांसेस इन नॉलेज ऑफ हाउ रेयर, हालांकि हमने बहुत एडवांसमेंट कर ली है, बहुत विकास कर लिया है इस ज्ञान में कि कितना रेयर है। अब क्या रेयर है? इनहेरिटेड जीन्स कॉज डेबिलिटेटिंग डिजीज, जो हमने विरासत में हमें पीछे अपने पूर्वजों से मिली है जीन्स, उसमें कुछ दुर्बल करने वाली जो डिजीज है उसके बाद में कितना रेयर है ये। लिटिल कुड बी डन एज द नेसेसरी मेडिसिन इफ डिस्कवर्ड वर यूजुअली टू एक्सपेंसिव फॉर दोज इन नीड। तो हम उसमें कितना कुछ कर पाएंगे, और वो ये भी कब? क्योंकि जो इसके लिए मेडिसिन चाहिए होंगी, अगर हमने ढूंढ ली ऐसी मेडिसिन, तो जो मेडिसिन बनेंगी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगी, और आप और हम और आम इंसान हम उनको शायद अफोर्ड ना कर पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीनोम सीक्वेंसेस का जो सारा का सारा तंता किया हमने इतना, वो अमीरों की सुविधा के लिए हो गया, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। यानी कि इसमें अगेन हमें सरकारी मदद, सरकारी सहायताएं चाहिए होंगी, जिसकी वजह से जो मेडिसिन अगर डिस्कवर हो पाए, अगर ऐसी मेडिसिन बनाई जा सके, तो वो आम जनमानस को भी मिल पाए।
इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जीनोम सीक्वेंसिंग ओनली ओपनड अप न्यू रियल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम आसान भाषा में कहें तो जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से केवल और ज़्यादा जटिलता के क्षेत्र खुल गए हैं। जटिलता कैसी? दवाइयाँ एक्सपेंसिव होगी, आम इंसान को कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कितना इजी हो पाएगा, जैसे अगर मैं, आप या कोई और गरीब तबके का इंसान है, हम लोग का कितना इजी हो पाएगा हमें उस लैब में जाके अपना सैंपल देना, अपना डीएनए एक्सट्रैक्ट करवा के, पूरी रिसर्च करवा के, उसके बाद में मेडिसिन बनवा पाना अपने लिए। क्या तब तक मैं जीवित भी रह पाऊँ? कितना टाइम कंज्यूमिंग होएगा वो, तब तक कहीं मेरी बीमारी बद से बदतर ना हो जाए, आउट ऑफ हैंड्स ना हो जाए। तो कितना कॉम्प्लेक्सिटी इसने बढ़ा दी है। While Genome India should be beyond the 10,000 mark, it must also be truly democratic। बोल रहे हैं हालांकि जीनोम इंडिया जो है, इसमें केवल 10,000 लोगों के हमने डीएनए लेकर जो काम किया है, ये should go beyond mark, वो 10,000 के आंकड़े से ज़्यादा होने चाहिए थे, यानी कि सीक्वेंसिंग जो सैम्पलिंग की गई वो 10,000 से ज़्यादा होने चाहिए थे। इट मस्ट ऑल्सो बी ट्रूली डेमोक्रेटिक, लेकिन ये आम जनमानस के लिए भी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक भी होनी चाहिए। ये नहीं कि इसके ऊपर जो है एकाधिकार हो जाए या मोनोपोली चले या फिर केवल अमीर वर्ग के लिए रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आम जनमानस के लिए भी होनी चाहिए। The findings ought not to be logged in the ivory towers of academia। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि जो भी हमने जीनोम से इंफॉर्मेशन निकाली, एक्सट्रैक्ट करी, वो केवल जो एकेडमिया मतलब जो अकादमिक लोग होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रह जाए, यानी कि केवल बिल्डिंग के अंदर सीमित ना रह जाए कि पढ़ के बस खत्म, ऐसा ना हो। उसके ऊपर और ज़्यादा हमें शुड इन्वॉल्व इमेजिनेटिव कोलैबोरेशंस, इसके अंदर हमें और ज़्यादा विस्तारित करके साइंटिस्ट का, स्टूडेंट्स का, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज का, एथिसिस्ट वो लोग होते हैं जो सही गलत के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उनका, एंड सोशल साइंटिस्ट, इन सबका एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। यानी कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए कि पहले के साइंटिस्ट ने स्टडी कर लिया, आगे आने वाले स्टूडेंट्स को अगर नहीं पढ़ाया तो वो आगे इसको फर्दर रिसर्च को नहीं ले जा पाएंगे। कंपनीज, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनको इसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको और आगे इसको लेकर जाना चाहिए, जिससे कि हम सस्ती दवाएं भी बना सकें, सस्ती मेडिसिन भी बना सकें, जिसके लिए हिंदुस्तान मशहूर है, जाना जाता है। सोशल टू पुश फॉरवर्ड इंडियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट सेल्फ, ये सब मिलकर आगे आए और हमें और ज़्यादा प्रेरित करें और ज़्यादा आगे ले जा पाएं, जिससे हम हिंदुस्तानी अपने बारे में और ज़्यादा जान पाएं, ठीक है। आई होप आपको पैसेज क्लियरली समझ में आ गया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा जटिल पैसेज था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। बोल रहे हैं इनमें से कौन सी बातें हैं जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में, उसकी महत्वता बताते हैं। इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशनल टेम्पलेट फॉर फर्दर जीनोम रिसर्च इन इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है, बोला ना कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, एटलीस्ट हमने एक टेम्पलेट तो बना लिया अपनी रिसर्च को रेफर करने के लिए, राइट। It marks a shift from a broad global perspective to a more detailed localized understanding of the genome of the Indian genome। जहाँ याद है हमने वर्ल्ड मैप का जिक्र करा था कि इसमें एटलीस्ट हमारे इंडियन डीएनए की बारीकियां हैं, जो कि अगर हम वर्ल्ड डीएनए की बात करें तो उसमें केवल हिंदुस्तानी डीएनए एक बताया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर जो आगे वेरिएशंस हैं वो नहीं बताए जाएंगे। तो हमने एक बहुत ज्यादा विस्तारित, डिस्क्रिप्टिव, डिटेल्ड स्टडी कर ली है इंडियन जीनोम की, तो बिल्कुल करेक्ट है। It directly leads to the discovery of genetic variants associated with the disease। तो डायरेक्टली नहीं हुआ है, हमने कुछ ही, बिकॉज हमने बोला ना कि मोनोजेनिक जो बीमारियां हैं वो बहुत रेयर होती हैं, तो कुछ ही बीमारियों का हम पता लगा पाए हैं, कुछ ही बीमारियां जो एसोसिएटेड हैं किसी जीन्स के साथ में वो पता लगा पाए हैं, सबका डिस्कवरी नहीं हो गया है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। सो फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है, only 2, 1 and 2 only, option C is correct। Based on the passage, which of the following statements is true about the impact of Genome India project on disease research? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट जो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की डिजीज के ऊपर जो रिसर्च है उसके प्रभाव के बारे में बिल्कुल करेक्ट है।
The project has already led to identification of a genetic variation associated with heart failure. Heart failure से एसोसिएटेड एक जेनेटिक, तो जो ये हार्ट वाली फाइंडिंग हुई थी ना, ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं हुई थी. 2009 में किसी दूसरे एक डिस्कवरी में हमने पाया था, किसी दूसरे हमने इसमें पाया था, फाइंडिंग में पाया था. इन 2009 जेनेटिसिस्ट विद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कोई दूसरा कोलैबोरेशन हुआ था, उसमें ये पाया गया था. राइट, तो ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है. जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, ये इस फाइंडिंग का, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. हालांकि हमने फाइंड किया है एक जेनेटिक वेरिएंट जो हार्ट डिजीज से जुड़ा हुआ है, वो फाइंड किया, बट वो इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है. वो 2009 में एक अलग ही कुछ प्रोजेक्ट चला था, उसके अंदर पाया गया था, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. The project's findings are expected to be widely shared, facilitating collaborative efforts in combating disease. बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट में जो भी पाया गया, वो उम्मीद की जा रही है कि वो सबके साथ में शेयर की जाएगी, जिससे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक ज्यादा जो लोगों का कोलैबोरेशन, ज्यादा संस्थाओं का, ऑर्गेनाइजेशंस का, फील्ड्स का कोलैबोरेशन इसमें देख पाएंगे, जिससे कि हम बीमारियों से लड़ पाएं. बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये उम्मीद की जा रही है. द सीक्वेंसिंग ऑफ 10,000 इंडियन जीनोम्स इज सफिशिएंट. तो सफिशिएंट नहीं बोला जा रहा, ना काफी बोला जा रहा है, इनसफिशिएंट बोला जा रहा है, बट बोल रहे हैं कि चलो कुछ नहीं से कुछ बेहतर है. 10,000 ही सही, 10,000 तो 10,000 ही सही, लाख चलो बाद में कर लेना, पर अभी के लिए इतने से शुरुआत तो करो कम से कम. ठीक है, बट ये सफिशिएंट नहीं बोला जा रहा, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. यानी कि केवल 2 करेक्ट है, only 2B is correct. What is the tone of the passage regarding the Genome India project? अब देखो, ये जो पैसेज है, इसकी टोन स्टार्टिंग में ऑप्टिमिस्टिक है कि जीनोम की फाइंडिंग करी, उससे बीमारियां हम दूर कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे करके वो एनालिटिकल हो रहे हैं. उनने कुछ रिसर्च का हवाला दिया, कुछ फाइंडिंग्स बताई, क्या क्या हम डिस्कवर कर चुके हैं. देखो, कोई भी एक पैसेज है, उसमें जरूरी नहीं है कि कोई एक टोन हो, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और हमें ऑप्शंस क्या दिए हैं, उनके बेसिस पे हमें आंसर करना है. अब देखो, क्वेश्चन मैंने बताया पैसेज की टोन पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है. ठीक है, इसके अलावा एनालिटिकल है. तो अब हमने देखना है ऑप्शन में. देखो, पेसिमिस्टिक दिया है, ऑप्टिमिस्टिक दिया है, क्रिटिकल दिया है, न्यूट्रल दिया है. एनालिटिकल नहीं दिया है ना, तो हम किस पे क्लिक करेंगे? ऑप्टिमिस्टिक पे. पेसिमिस्टिक नेगेटिव नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है. ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव बहुत ज्यादा इसमें बोला गया है कि हाँ, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The limitations of genetic research. तो उसकी limitations, उसकी जो कमियां हैं, कहाँ उसका दायरा खत्म हो जाता है, उसके बारे में नहीं बोला गया, बल्कि ये बोला गया कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसका दायरा बहुत लिमिटलेस है अभी. ठीक है. द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग इन इंडिया. तो इतिहास से इसका क्या रेफरेंस है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करी गई, सिर्फ एक रिसर्च के बारे में, जिसमें पता चला कि 4% हिंदुस्तानी एंसेस्टर्स में जो वो हार्ट डिजीज वाला DNA था, वो मौजूद था. द पोटेंशियल एंड चैलेंजेस ऑफ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. बिल्कुल करेक्ट है कि इसके अंदर क्या क्या संभावनाएं और हैं, और क्या क्या चैलेंजेस ये फेस कर रहा है और कर सकता है. ठीक है, उनके बारे में चर्चा की गई. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. According to the passage, what is a significant limitation of the Human Genome Project's outcome? पैसेज के अनुसार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आउटकम में कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या हैं? चलिए देखते हैं. It failed to sequence the entire human genome. इनकरेक्ट है. हमने पूरे ह्यूमन जीनोम को स्टडी कर भी नहीं रहे थे, हम इंडियन जीनोम को स्टडी कर रहे थे, और उसी के बारे में हमने उसमें कहा कि हमने लगभग स्टडी जो है, एक काइंड ऑफ हमने पूरा जीनोम स्टडी कर लिया है. It did not consider the genetic diversity of different population groups. इनकरेक्ट है. हमने 10,000 लोगों की सैंपलिंग करी है. ठीक है, जिसमें हमने कोई ऐसा नहीं कि किसी एक ही पर्टिकुलर कास्ट से उठाए हैं, या एक ही पर्टिकुलर जगह से उठाए हैं, या एक ही पर्टिकुलर लीनेज के उठाए हैं, ऐसा नहीं है. हमने 10,000 रैंडमली लोग सिलेक्ट करे हैं. ठीक है, कहीं से भी, जैसे आप सपोज करो कि आपने एक बॉक्स के अंदर कोई 1 लाख बॉल्स डाल दी. ठीक है, 1 लाख बॉल्स डाल दी. ठीक है, अब एक छोटी सी ओपनिंग है, उसमें से आपने कोई रैंडमली 10 बॉल्स, तो वो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन हो गया ना. तो वो प्रोबेबिलिटी है 10 लाख, हमने 10,000 लोगों की सैंपलिंग करी है.
It led to the discovery that only a small fraction of disease is monogenic. बिल्कुल करेक्ट है, हमने यही पाया ना कि बहुत थोड़ी सी और कुछ रेयर डिजीज है जो मोनोजेनिक है, जो किसी एक जीन की डिफॉर्मिटी या एबनॉर्मलिटी की वजह से होती हैं. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Select the appropriate preposition from the given options to fill in the blank. Her refusal to answer was tantamount dash an admission of guilt. तो tantamount to का मतलब होता है कि ये इक्वल है, माना जा रहा है, बराबर है किससे, कि जैसे कि अब होता है ना कि कोई बंदा जवाब नहीं देता, आप पूछते हो कि ये तुमने किया, वो जवाब नहीं दे रहा, तो आप मान लेते हैं कि वो नहीं बोल रहा, इसका मतलब है उसी ने किया है. ठीक है, तो वो मान ले रहे हैं, क्योंकि वो मना कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रही, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. वॉज टेंटामाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इन द माइल्ड मिडनाइट ड्रिजल, हल्की हल्की बोल रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, कहाँ पे, मिडनाइट में, यानी कि आधी रात की हल्की हल्की बारिश में. MS धोनी वेव्ड हिज हैंड. MS धोनी जो है उन्होंने अपना हाथ हिलाया, वेव मतलब हिलाना. एज ही स्ट्रोल्ड आफ्टर चेन्नई सुपर किंग्स हैड वन द IPL क्राउन. तो जो स्ट्रोल्ड मतलब हल्की, जैसे आरामदायक आप वॉक कर रहे थे, टहल रहे होते हैं, कि जब उन्होंने कब हाथ हिलाया, जब वो टहल रहे थे, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL का ताज अपने नाम कर लिया था, जीत लिया था, यानी कि IPL जो मैच है वो जीत चुके थे. ठीक है. Perhaps no other cricketer has won as much unconditional love as he has. पूरे शायद कोई ही ऐसा क्रिकेटर होगा जिसने इतना अनकंडीशनल, निस्वार्थ भाव से लोगों का जिसको प्यार मिला हो जैसा कि MS धोनी को मिला. The figurehead of not just his incredibly successful team, जो कि एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक चेहरा है, ना केवल अपनी बहुत ज़्यादा कामयाब सक्सेसफुल टीम का, बल्कि IPL का भी. IPL जो पूरी लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग है, उसका भी ये एक चेहरा है, जाना माना चेहरा है, फिगर है, काइंड ऑफ लीडर है IPL के. अब यहाँ पे S1 और S4 हमें मिल गया, हमें PQRS स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से हमें S2 और S3 फाइंड आउट करने हैं. यानी कि कोई दो स्टेटमेंट्स होंगे जो S1 S4 से लिंक्ड होंगे और कोई दो स्टेटमेंट्स होंगे जो रैंडम होंगे. लाइक द इमेंसली रिसोर्सफुल बैकरूम स्टाफ, जैसे कि जो हमारा इमेंसली बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल मतलब मददगार बैकरूम स्टाफ होता है. फ्रॉम द एवर कंपोज स्टीफन फ्लेमिंग टू द बैटिंग वर्च्यूसो माइक हुस्से. ठीक है, ये दो नाम ले दिए, लेकिन ये दोनों का MS धोनी से कोई लिंक नहीं है, तो यानी कि P स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, P स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. एंड The crowd that engulfed the massive arena responded. और जब वो टहल रहे थे तब जो क्राउड, जो जनता, जो भीड़ उस पूरे इतने बड़े एरिना को इनगल्फ कर चुकी थी. इनगल्फ मतलब निगल जाना, जो उस पूरे एरिना में फैली हुई थी, उनने रिस्पॉन्ड करा. जब उनने हाथ हिलाया तो उस जनता ने रिस्पॉन्ड करा, जवाब दिया उसका. फॉरगेटिंग लॉयल्टीज एंड डिफरेंसेस, ये भी भूलते हुए कि वो किस टीम के प्रति वफादार हैं, उनकी फेवरेट टीम कौन सी है, वो क्या मतभेद रखते हैं. हो सकता है जो टीम हारी उसके जो फैंस थे उन्होंने भी उसका जवाब दिया, उन्होंने भी उसको रिस्पॉन्ड करा, खुश हुए वो लोग. Fleming was a captain who knew how to harness. अब Fleming कैप्टन, हम धोनी की बात कर रहे हैं, अगेन ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिंक नहीं है. इन इट्स 16th सीजन, IPL के 16 सीजन्स हो चुके हैं, IPL हैज सीन नो बेटर लीडर ऑफ मेन देन धोनी. IPL ने कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जैसे कि धोनी है. ठीक है, सो Q स्टेटमेंट जो है वो है S2 और R स्टेटमेंट जो है वो है S3. ठीक है, ये दोनों Q और S ही हैं लिंक्ड. ऑप्शन B QS इज करेक्ट. No sooner did I enter the house I saw my uncle going out for a walk. जब no sooner जो क्लॉज है, ठीक है, अगर no sooner किसी क्लॉज के साथ में इस्तेमाल होता है तो जो सेकंड क्लॉज होगा उसमें then आएगा. ठीक है, क्या आएगा, then. सो जैसे ही मैं पहुंचा वहां पे मैंने देखा मेरे अंकल जो है वो बाहर जा रहे थे वॉक के लिए. नो सूनर डिड आई एंटर द हाउस दैन आई सॉ माई अंकल गोइंग आउट फॉर अ वॉक. जैसे और तैसे, जैसे और वैसे यूज होगा ना. सो द हाउस
I saw, ऑप्शन ए में एरर है. My uncle disposed dash his old हाउस इन द कंट्री. जो उनका गांव के इलाके में पुराना घर था उसको उन्हें डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया. डिस्पोज्ड ऑफ मतलब उससे वो निपट गए, छुटकारा पा लिया, बेच दिया हो सकता है. ठीक है, तो ये जो ऑफ है ये तो अलग होना, कुछ चीज खत्म करना, वो वाला भाव है. लेकिन उन्होंने उसको तोड़ा थोड़ी है, उन्होंने उससे छुटकारा पाया यानी कि बेच दिया हो सकता है. तो डिस्पोज्ड ऑफ ऑप्शन ए इज करेक्ट. इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बड़ा दुखद है, बट स्टिल अ रियलिटी, पर फिर भी ये हकीकत है, दैट पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट गोज हैंड इन हैंड. पॉवर्टी और डेवलपमेंट दोनों सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं. तो आगे सिंगुलर कैसे आगे बन जाते क्या है, प्लूरल बन जाते हैं. तो आगे वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा. तो गोज हैंड इन हैंड की बजाय क्या आएगा, गो हैंड इन हैंड. ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पर फिर भी ये हकीकत है कि गरीबी और डेवलपमेंट जो है वो दोनों एक साथ एक दूसरे के पूरक हैं, एक साथ चलते हैं. गोज की बजाय क्या आएगा, गो हैंड इन हैंड. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. टेम्पररी, टेम्पररी के स्पेलिंग होते हैं TEMPORARY, टेम्पररी, जिसका मतलब होता है अस्थाई. कैमोफ्लाज, कैमोफ्लेग नहीं होता, कैमोफ्लाज होता है. CAMOUFLAGE, कैमोफ्लाज. कैमोफ्लाज मतलब होता है छलावा. कैसे छलावा, कि अपने आप को आप आसपास की सराउंडिंग्स के साथ में ढक लेते हैं. ठीक है. सीडोनिम, सीडोनिम का मतलब होता है किसी का जो शॉर्ट नेम होता है ना, जैसे पेंटर्स होते हैं या राइटर्स होते हैं, वो अपना असली नाम कई दफा रिवील नहीं करते, उन्होंने अपना पेन नेम रखा होता है, या ड्राइंग के नीचे जो अपना नाम लिखते हैं, पेंटिंग के नीचे वो कुछ और होता है. जैसे कि सैम मानेकशॉ था, तो उनको उनका सीडोनिम क्या पड़ गया था, सैम बहादुर. राइट, तो वो क्या है, उनका सीडोनिम है. टैबू, टैबू मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि वर्जित हो, ऑफेंसिव हो. तो टैबू के स्पेलिंग होते हैं TABOO. तो केवल सीडोनिम के स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी सबके स्पेलिंग इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. शोभिक said that his father was playing cricket with him. शोभिक ने कहा कि उसके पिता, जब आपने इसको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है तो क्या बन जाएगा, माय फादर, माय फादर. अब वॉज प्लेइंग, तो उसने जिस टाइम कहा उस टाइम पे इज प्लेइंग हो जाएगा, इज प्लेइंग क्रिकेट विद मी. हिम की बजाय क्या हो जाएगा, मी. शोभिक सेड, दैट हट जाएगा. शोभिक सेड माय फादर प्लेड क्रिकेट विद मी, खेला नहीं, खेल रहे हैं. शोभिक सेड माय फादर इज प्लेइंग क्रिकेट विद मी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. She used the aerobic ball during workout. Active voice में इसको convert करना है तो क्या हो जाएगा, during workout, the aerobic ball was used by her. During workout, the aerobic ball were, एक बॉल है, वर प्लूरल है, नहीं आएगा. During workout, the aerobic ball will, की जाएगी नहीं, की जा रही थी, उसने करी है. ठीक है. ड्यूरिंग वर्कआउट द एरोबिक बॉल हैड बीन, तो पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा. ड्यूरिंग वर्कआउट द एरोबिक बॉल वॉज यूज्ड बाय हर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. यू सीम टू बी इनफ रिच टू बाय एनीथिंग यू लाइक. अब जब आपने किसी भी एडवर्ब का, जब इनफ का हमने यूज जो है एडवर्ब के फॉर्म में करना है, तो वो उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में आएगा जिसकी उसने क्वालिटी बतानी है. ठीक है. अब यू सीम टू बी, अब बोल रहे हैं कि तुम, मेरे को लगता है काफी अमीर हो, तो क्या आएगा, रिच इनफ, ना कि इनफ रिच. यू सीम टू बी रिच इनफ, तुम काफी अमीर लग रहे हो कि तुम ये चीजें खरीद सकते हो या कुछ भी खरीद सकते हो. यू सीम टू बी रिच इनफ. ठीक है. टू रिच, वेरी रिच, रिच इनफ. ऑप्शन सी इज करेक्ट. She makes sporadic trips to Europe. Sporadic का मतलब होता है कभी कभार. ठीक है, थोड़ी बहुत, कभी कभार, छुटपुट. ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो कभी कभार यूरोप को जाती है, यूरोप की ट्रिप्स करती है. स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई. अब इसका एंटोनिम बताना है. रैंडम, अगेन कभी कभार, रैंडमली कुछ भी. रेयर मतलब बहुत मिनिमम, कभी कभार. और सिस्टमैटिक मतलब कंटिन्यूअस, रेगुलरली. ठीक है, यानी कि हर 10 दिन में वो यूरोप जाती है या हर महीने में यूरोप जाती है, तो वो हो गया रेगुलर, सिस्टमैटिक. ऑप्शन डी इज करेक्ट. डैश ज्वाइंड द नेशनल सर्विस
स्कीम टू सर्व द लोकल कम्युनिटी, किसी नया नेशनल सर्विस स्कीम ज्वाइन करी ताकि लोकल कम्युनिटी या लोकल जो लोग हैं उनका वो मदद कर सके, सर्व कर सके। मैनी स्टूडेंट हैज़, मैनी स्टूडेंट हैज़ नहीं आएगा, मैनी मतलब बहुत सारे, तो हैज़ सिंगुलर है। मैनी अ स्टूडेंट हैव, मैनी अ स्टूडेंट मतलब होता है बहुत सारे, तो ये अपने आप में ही प्लूरल बता रहा है, हैव नहीं आएगा, मतलब बहुत सारे बच्चों ने जो है वो क्या किया, नेशनल सर्विस, लेकिन हैव नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा एज अ स्टेटमेंट सिंगुलर नाउन है। मैनी ए एंड प्लस सिंगुलर नाउन जो है वो सिंगुलर वर्ब रिक्वायर करता है, ठीक है। मैनी अ स्टूडेंट हैज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैनी अ स्टूडेंट हैज जॉइंड द नेशनल सर्विस स्कीम टू सर्व द लोकल कम्युनिटी। लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड एंड अनलाइकली टू चेंज, बहुत लंबे समय से बना हुआ है और अब परिवर्तित भी नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे कि हमारी कुछ विचारधारा होती हैं, लंबे समय से बनी होती है, रूढ़िवादी होते हैं और हम बदलना भी नहीं चाहते, ठीक है। रेटिन्यू, रेटिन्यू का मतलब होता है सेवकों का दल। इन्वर्टरेट, इन्वर्टरेट मतलब जो बहुत कट्टर हैं, पुराना कुछ चीजें हैं जिनको हम बदलना भी नहीं चाहते। फैंसी, फैंसी मतलब कुछ हमारी कल्पना। और सोब्रिक्वे, सोब्रिक्वेट मतलब होता है जो अगेन निकनेम, जो लोग अपना कुछ शॉर्ट नेम इस्तेमाल कर लेते हैं घर में, चुन्नू मुन्नू डुन्नू बुन्नू जो भी बोलते हैं वो हो सकता है, या फिर जैसे मैंने पहले बताया कि राइटर्स होते हैं वो उन्होंने अपना एक पेन नेम रखा होता है, तो वो होता है सोब्रिक्वेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बीइंग अ कंसाइंटियस हिस्टोरियन, कंसाइंटियस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, बिल्कुल अपने काम को बारीकी से करने वाला, तो मैं इतिहासकार हूं। आई फाउंड इट फैसिनेटिंग टू एक्सप्लोर द ओल्ड सिमेट्री, तो मुझे बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है, उत्साहजनक लगता है पुरानी सिमेट्री। अब सिमेट्री के स्पेलिंग होते हैं CEMETRY, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान जो होती है उसको बोला जाता है कि मुझे ओल्ड कब्रिस्तानों को एक्सप्लोर करना, जांचना पड़तालना अच्छा लगता है। दो आई डिड एम्बेरस माई सेल्फ व्हेन आई ट्रिप्ड ओवर अ प्रोट्रूडिंग ग्रेवस्टोन, लेकिन फिर भी मैंने एक बार अपने आप को निराश या शर्मिंदा करवाया था जब मैं, क्या हुआ, एक प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है उभरा हुआ, एक ग्रेवस्टोन था वो उभरा हुआ था और मैं उससे पैर टकरा के गिर गया, लड़खड़ा के गिर गया, तब मैंने अपने आप को शर्मिंदा करवा लिया। अब यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना, तो मैंने बता दिया सिमेट्री की स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए सिमेट्री इज करेक्ट। पॉलिटिशियंस आर टू कावर्डली, कावर्डली मतलब डरपोक, टू टैकल दिस प्रॉब्लम। अब इसका हमें सिनोनिम बताना है। बोल्ड, बोल्ड मतलब बड़े निडर। अनअबैश्ड मतलब बेरोक टोक। क्रेवन, क्रेवन का मतलब होता है डरपोक, और गैलेंट मतलब बहादुर, तो कावर्डली का सिनोनिम क्या हो गया, क्रेवन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिस्पाइट इनिशियली अपेयरिंग टू बी अ डिजास्टर, बोल रहे हैं हालांकि ये शुरुआत में हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा डिजास्टर है, बहुत बड़ा गलती है। लूजिंग हिज जॉब वॉज अल्टीमेटली अ बैड थिंग दैट टर्न्ड आउट टू बी गुड। अब ये हमें दिया है, इसको हमें ईडीएम से रिप्लेस करना है, फ्रेज दिया है, इसको ईडीएम से रिप्लेस करना है। बोले शुरुआत में हमें लग रहा था कि ये बहुत बड़ी त्रासदी हो गई, अरे बाप रे उसकी जॉब चली गई, ये तो बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन अल्टीमेटली अंततः ये जो बुरी चीज थी ये अच्छी बदल गई, तो हम क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपे हुए रूप में ये एक उपहार था। एज इट लेड हिम टू डिस्कवर हिज ट्रू पैशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। जाहिर सी बात है आज की डेट में ज्यादातर लोग अपनी नौकरियां छोड़ के एंटरप्रेन्योर ही बन रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे वजह से वो अपना जो ट्रू पैशन है, जो असल में उसका मकसद है, जो उसको पसंद है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में जान पाया, उसको वो ढूंढ पाया, ठीक है। अ बैड थिंग दैट टर्न्ड आउट टू बी गुड मतलब अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पेडल टू द मेटल मतलब कोई व्हीकल है उसको बहुत तेजी से फुल स्पीड से चलाना। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अलग छोड़ देना। द होल बॉल ऑफ वैक्स का मतलब होता है सब कुछ। सो ऑप्शन ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इज करेक्ट। द रिपब्लिकन्स वॉन्टेड डीपर स्पेंडिंग कट्स, जो रिपब्लिकन थे वो चाहते थे कि और ज्यादा कटौती की जाए खर्च में,
बट सेटल्ड फॉर शैलोअर वंस, पर फिर भी थोड़ी कम कटौती के लिए उन्हें स्वीकारता दे दी. द डेमोक्रेट्स डिड नॉट गेट देयर वे विद हायर टैक्सेस. डेमोक्रेट्स चाहते थे कि बहुत हायर टैक्सेस हो, किनके ऊपर? ऑन द रिच एंड कंपनीज, कंपनीज के ऊपर और जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर हायर टैक्सेस हो, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानी गई. द अग्रीड अपॉन स्पेंडिंग फ्रीज, जिसके ऊपर अग्री किया गया, जिसके ऊपर सहमति दी गई, जो स्पेंडिंग रोक थी, खर्च के ऊपर रोक थी, वो था एंड ट्वीक्स टू वेलफेयर एंटाइटलमेंट्स, और जो इम्प्रूवमेंट थी वेलफेयर एंटाइटलमेंट्स की, शुड सिक्योर बाय पार्टिसन सपोर्ट, उसको किसी भी पक्ष का ऐसा था निष्पक्ष सपोर्ट मिलना चाहिए था, ताकि टू क्लियर बोथ कांग्रेस एंड सेनेट इन टाइम, जिससे कि वो दोनों ही, जो हमारी लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे बाहर के अमेरिका वगैरह में कांग्रेस और सेनेट वगैरह ऐसे कुछ होते हैं, तो वहां पे दोनों ही सदनों में वो पास हो जाए इन टाइम, समय से, बिफोर नेक्स्ट वीक्स एंटिसिपेटेड पेमेंट डिफॉल्ट्स, अगले महीने, अगले हफ्ते जो एक अनुमान लगाया जा रहा है पेमेंट डिफॉल्ट हो जाएगा, उससे बचने के लिए इनको समय से इस बिल को, ये स्पेंडिंग फ्रीज को पारित करना था. The US is on the verge of passing legislation to suspend a ceiling on government debt till after next year's presidential election. बोल रहे हैं कि यूएस जो है एक संविधान पास करने वाला है, संविधान मतलब एक कानून पास करने वाला है, किसके ऊपर? टू सस्पेंड मतलब बंद करना, रोकना. किस चीज को रोकना? सीलिंग ऑन गवर्नमेंट, जो सरकार का खर्च है उसकी जो लिमिट है उसको सस्पेंड करने वाले हैं, उसको कम करने वाले हैं अगले साल के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने तक. Neither the Democrat nor Republican side is happy with the last minute compromise struck to avert an economic catastrophe. बोल रहे हैं ना ही डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग ना ही रिपब्लिकन पार्टी के लोग जो हैं वो खुश हैं. साइड इज हैप्पी, वो खुश हैं, दोनों में से कोई भी खुश नहीं है. विद द लास्ट मिनट कॉम्प्रोमाइज, जो अंत समय में एक समझौता किया गया है, कॉम्प्रोमाइज किया गया है. स्ट्रक टू एवर्ट, किसके लिए? जो कि किस लिए किया गया है? हमारा जो इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी है, एक इकोनॉमिक जो त्रासदी होने वाली है, उससे बचने के लिए. एवर्ट मतलब प्रिवेंट करना, बचना. उससे बचने के लिए किस तरीके की ये त्रासदी है? ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट बीइंग एबल टू पे इट्स बिल, जिसमें कि जो सरकारें हैं वो अपने खर्च के जो बिल्स हैं वो पे नहीं कर पाएंगी. इस त्रासदी से बचने के लिए कुछ लास्ट मिनट में समझौते किए गए, कुछ लास्ट मिनट में फैसले लिए गए, जिससे कि ना तो डेमोक्रेट्स खुश हैं और ना रिपब्लिकन खुश हैं. अब क्यों नहीं है खुश? क्योंकि रिपब्लिकन्स को चाहिए थे डीपर स्पेंडिंग कट्स, वो नहीं मिले, और डेमोक्रेट्स को चाहिए थे कि हायर टैक्स लगाएं, वो उनको नहीं मिले. तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि डी स्टेटमेंट के बाद में ही जो है ए स्टेटमेंट आएगा. ठीक है, डी के बाद में ए आएगा, ये पता चल गया. यहाँ पे डी के बाद में ए है, यहाँ पे डी के बाद में ए है, यहाँ पे डी के बाद में सी है, यहाँ पे भी डी के बाद में है, लेकिन यहाँ पे डी के बाद में सी है, तो ये हो गया इनकरेक्ट. अब यहां से हमें नहीं पता चला कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं. यहां से हमें नहीं पता चला, यहां से नहीं, यहां से पता चला कि हम द यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, कि वो एक संविधान पास करने वाले हैं जिसमें कि सरकार के खर्च की जो सीमा है उसको कट डाउन किया जा रहा है, लिमिट डाउन किया जा रहा है अगले महीने के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से. तो सी हमारा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट. अब देखो यहाँ पे सी फर्स्ट स्टेटमेंट केवल ऑप्शन ए में है, और यहाँ पे डी के बाद में ए भी आ रहा है, तो हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि डी के बाद में ए आ रहा है और सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. बी और सी एलिमिनेट हो जाते हैं. ठीक है, अब फाइनल वर्डिक्ट ये था कि क्यों किया गया, क्योंकि जो एग्रीड अपॉन स्पेंडिंग फ्रीज या फिर वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उनके लिए जो सहायता दी जा रही थी, उनमें जो बढ़ोतरी की जा रही थी, उसको दोनों सदनों का सपोर्ट मिलना चाहिए समय से पहले, क्योंकि अगले हफ्ते माना जा रहा है कि पेमेंट डिफॉल्ट्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये करना था. तो बी हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा, तो सी डी ए बी ऑप्शन ए इज करेक्ट. सिंस 2006 से लेके द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड जापान हैव एक्सचेंज विजिट्स. दोनों ही देशों के प्राइम मिनिस्टर, चाहे इंडिया हो चाहे जापान हो, वो एक दूसरे के वहां पे एनुअल समिट्स के लिए जाते रहते हैं. अ मीटिंग
दैट हैज डैश द कोर्स ऑफ दिस बायलैटरल रिलेशनशिप, जो कि एक ऐसी मीटिंग है, सालाना मीटिंग होती है, एनुअल समिट है, दोनों ही एक दूसरे के देश में जाते हैं इसके लिए, और ये एक ऐसी मीटिंग है जिसने कोर्स ऑफ दिस बायलैटरल रिलेशनशिप, ये हमारा जो ये द्विपक्षीय रिश्ता है, इसका जो पथ है, इसका जो दिशा है, उसको निर्धारित किया है. However, it was not the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. हालांकि जो इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप है वो नहीं थी. दैट वाज एट द हार्ट ऑफ जापान प्राइम मिनिस्टर, जिसकी वजह से जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमिया किशिडास मिशन ड्यूरिंग हिज क्विक ऑफिशियल विजिट टू दिल्ली दिस वीक, जिसकी वजह से हिंदुस्तान आए वो इसी हफ्ते, अपनी एक क्विक जल्दी से आए, जल्दी से चले गए, ऑफिशियल विजिट उन्होंने करी, तो वो इस वजह से नहीं आए थे, ये उनका मकसद नहीं था. His focus was on two areas. उनका फोकस जो था, उनका ध्यान जो था वो कोई दो अलग बातों की वजह से वो यहाँ पर आए थे. डैश द G7 and G20 agendas on food and energy security issues arising mainly from the Ukraine conflict as well as dash Japan's 75 बोल रहे हैं. दो एजेंडास क्या थे? G7 और G20 के जो एजेंडास थे कि फूड और एनर्जी का जो सिक्योरिटी क्राइसिस एक खड़ा हो गया है, किसकी वजह से? मुख्य तौर पर यूक्रेन वॉर की वजह से, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और साथ ही साथ जापान का जो $75 बिलियन प्लान फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जिसकी वजह से, और एक और चीज थी, दो चीजें बोले ना, पहला तो हो गया कि G7 G20 के एजेंडा थे फूड और एनर्जी सिक्योरिटी इश्यूज जो कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहे थे, और साथ ही साथ जापान का खुद का भी एक कुछ इनिशिएटिव था, खुद का भी एक इंटरेस्ट था, वो ये था कि एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक, जिसके अंदर जापान भी $75 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, वो भी एक इसका एजेंडा था. टू वर्क विद कंट्रीज इन द रीजन, जिसके तहत वो एशिया रीजन की जो कंट्रीज है उनके साथ में काम कर सके ऑन अवॉइडिंग डेट ट्रैप्स. और जो डेट ट्रैप्स हैं, डेट ट्रैप्स का मतलब होता है कि मैंने आपको कर्ज दिया, फिर आप उसका ब्याज नहीं चुका पा रहे, फिर आपने और कर्ज ले लिया, फिर मैंने आपकी सारी जमीनें रख ली, हड़प ली, जिसके आरोप मुख्य तौर पे चाइना के ऊपर लगाया जाता है, तो उससे बचा जा सके, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके, एंड एनहांसिंग मैरीटाइम एंड एयर सिक्योरिटी, और मरीन और एयर सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके. Mr. Kishida appeared to be emphasizing the need for a global consensus. Mr. Kishida ऐसा माना जा रहा था, दिख रहा था कि वो जोर दे रहे हैं ग्लोबल कंसेंसस, ग्लोबल सहमति के ऊपर. किसके ऊपर? स्पेशली इंक्लूडिंग इंडिया, खास तौर पे हिंदुस्तान को सम्मिलित करने के लिए, इन टैकलिंग द चैलेंजेस फ्रॉम रशिया एंड चाइना, जिसमें कि हम रशिया और चाइना से होने वाले जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उनसे जूझ सके, उनसे निपट सके. वेयर जापान इज अलाइंड विद वेस्टर्न पावर्स, जहां पे जापान जो है वो वेस्टर्न देशों के साथ में खड़ा दिखाई दे रहा है. इन टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अपनी बातचीत जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में करी, मिस्टर किशिडा इज अंडरस्टूड टू हैव बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऐसा माना जा रहा है कि मिस्टर किशिडा ने बहुत सीधे साफ स्पष्टों में कहा अबाउट द नीड फॉर इंडिया. ये बताया, ये कहने में उन्होंने कोई ऐसे नहीं घुमा फिरा के बात नहीं करी, सीधे उन्होंने शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान को जरूरत है, एज G20 प्रेसिडेंट, G20 के प्रेसिडेंट होने के नाते हिंदुस्तान का फर्ज बनता है टू कम ऑन बोर्ड विद G7's प्लान्स टू एड्रेस द यूक्रेन इशू, कि G7 जो देश हैं उनका जो प्लान है कि यूक्रेन इशू पे किस तरीके से हम रशिया की निंदा करें, रशिया को कंडेम करें, कॉल आउट करें रशिया को, उसके ऊपर वो सहमति जताएं. कौन? हिंदुस्तान सहमति जताए, क्योंकि वो G20 का प्रेसिडेंट है. एंड कॉल डैश रशियन एग्रेशन, और इससे क्या कहा जाए? रशियन एग्रेशन, यानी कि रशिया की तरफ से आक्रमण किया जा रहा है, ये कहा जाए. Since 2006, the Prime Ministers of India and Japan have exchanged visits for their annual summit, a meeting that has dashed the course of this bilateral relation. अब कोई भी द्विपक्षीय रिश्ता है, उसका जो पथ निर्धारित करना है, दैट मीन्स उसको दिशा देने की बात की जा रही है. उसको कैसे किया जाता है? अब आप जहाज देखते हैं तो जहाज में एक चक्का होता है जिससे दिशा दी जाती है, जहाज को घुमाया फिराया जाता है, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग ऑफ व्हील. कार में भी व्हील होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग, राइट? तो स्टीयर करना यानी कि घुमाना, दिशा देना. ऑप्शन सी, स्टीयरिंग इज करेक्ट. His focus was on two areas. उनका फोकस जो था वो दो एरियाज पे था. डैश
दी G7 एंड G20 एजेंडाज। तो G7 और G20 के जो एजेंडाज हैं उनको मर्ज करना, कोऑर्डिनेट करना। तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग मतलब एक साथ उनको मिला देना, कंडेमनिंग मतलब निंदा करना, कोऑपरेटिंग मतलब सहयोग करना, और कंसर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना। तो वो अरेंज करने नहीं आए थे, वो कोऑर्डिनेट करवाना चाहते थे कि G7 का भी यही एजेंडा रहे और G20 का भी यही एजेंडा रहे, ये उनका मकसद था। तो कोऑर्डिनेट करना उनका मकसद था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आगे, कोऑर्डिनेटिंग G7 G20 एजेंडाज ऑन फूड एनर्जी द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट एज वेल एज, और साथ ही साथ दूसरा उनका मकसद क्या था, अनडिस्क्लोज्ड मतलब जो कि बताया नहीं गया है, अंडर एस्टिमेटिंग यानी कि कम आंकलन करना, ठीक है, अनवांटेड अनैच्छिक, और अनवेलिंग मतलब उजागर करना। तो उजागर करना जापान का एक $75 बिलियन का प्लान है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए, उसको उजागर करना, उसको जाहिर करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। In talks with Prime Minister Narendra Modi, Mr. Kishida is understood to have been straightforward about the needs for India as G20 president to come on board with the G7's plans to address the Ukraine issue and call out किया जाता है, यानी कि आलोचना की जाती है, निंदा की जाती है। ठीक है, कॉल आउट का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। कॉल इन नहीं होगा, कॉल ऑफ नहीं होगा, कॉल आउट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ये था आज का पैसेज। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।